नमस्कार दोस्तों, हम जो अपनी पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम देख रहे थे जीव विज्ञान के बारे में मतलब कि जो बायोलॉजी का सेक्शन था वो देख रहे थे। सबसे पहले हम बायोलॉजी का सेक्शन कवर कर रहे हैं, फिर हम फिजिक्स का करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री का कवर करेंगे। हम बायोलॉजी का सेक्शन पहले इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएँ आगामी परीक्षाएँ हैं, उसमें बायोलॉजी के सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए, ये हमारे जो विज्ञान की जो साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें ये सेकंड वीडियो है। इसमें आज हम देखेंगे जैव विकास। आइए देखते हैं कि हम जैव विकास में इसमें क्या-क्या दिया हुआ और कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे, इसका नाम है केवल एग्जाम। आपके चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आइए प्रारंभ करते हैं। जीवन की उत्पत्ति। इसपे बताया गया है कि ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद उसपे जीवन की उत्पत्ति कब कब कैसे और किस रूप में हो रही है और वर्तमान में कैसे चल रही है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जिसका नाम है जैव विकास मतलब जीवों का विकास। तो सबसे पहले है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। पेन चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा कलर देखता हूँ, येलो, डार्क येलो लेता हूँ। पृथ्वी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, रेड ही यूज करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सैद्धांतिक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। मतलब कि रासायनिक जो उद्विकास हुए उसके फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इसमें संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री ए.आई. ओपरिन ने भौतिकवादी या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी है। इसके मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं। जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लिक ओप्रोटीन्स न्यूक्लिक ओप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी यानी हेट्रोट्रोपिक्स एवं अवायवीय थे। 3.8 वर्ष पूर्व काल युग प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिसमें पहले इसमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ, जिसमें पहले परपोषण बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। तीसरा है स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नीली हली शैवाल जैसे थे। चौथा, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीवाणुओं के अलावा बने। प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य के रूप में उपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस उपस्थित थी। इसीलिए जब इस थोड़ा हट के इस टॉपिक से बता रहा हूँ, इसीलिए जब हम मंगलयान या चंद्रमा पे जब रिसर्च करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ मीथेन गैस पाई जा रही है, अमोनिया पाई जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये तीनों गैस पाई जाती हैं तो वहाँ जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ध्यान रखने की बात है कि जीवन की उत्पत्ति में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस का योगदान है, लेकिन जीवन के उत्पत्ति के बाद
ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ना कि जीवन के उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। उसके जीवन की उत्पत्ति के लिए मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस आदि उपस्थित हैं। आइए आगे देखते हैं। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ आवरण, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, हुगो डी ब्रिज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए हैं। लैमार्क का सिद्धांत देख लेते हैं। जैव विज्ञान परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बेसेल्टिक डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिकल जियोलॉजिकल में छपा। इसमें लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला, बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव, तीसरा है अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशगति। लैमार्कवाद को अपराजित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लैमार्कवाद को? अपराजित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहता है। अंगों के उपायों एवं अनुप्रयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सांपों की टांगों का अभाव। ये किसका है? जो मतलब कि जो जिस अंग का उपयोग करेगा वो उसी हिसाब से विकसित और अविकसित होगा। या किसका सिद्धांत है? या लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार है। ये देखिए दिया गया हुआ है एक चार्ट में। डार्विनवाद देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्रकृति वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, हाँ, और तीसरा है जो आप विभिन्नता और इसकी वंशागति। चौथा है योग्यतम की अतिजीवता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं। ये चार्ल्स डार्विन का फेवरेट मतलब कि सबसे विख्यात है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तनवाद, जैव विकास का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत ऑकलैंड के पादपशास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। उन्होंने अपना प्रयोग संध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोवेरा लैमार्कियन आन नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तनवादी कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है आर्कियोपेक्टोरिक्स
जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। आर्कियोपेट्रोरिक्स क्या था? जुरासिक युग का, जिस वक्त डायनासोर थे उस समय का सर्वपुरातन पक्षी था। ये क्या था? पक्षी था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिला। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी थी। मतलब सरीसृप रेंग के चलने वाले और पक्षियों के बीच की कड़ी को आर्कियोटेरिक्स नामक जो पुरातन पक्षी के रूप में पाया गया, जिसमें सरीसृप के भांति लंबी पूंछ, चोंच और दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूपांतरित हो चुके थे। युगलिना, ये पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। नियोपाइलीन, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बतख चूंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं। डायनासोर जो है विशालकाय सरीसृप थे, जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यवर्ती महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी ट्रायस कल्प, जुरासिक कल्प और क्रस्टेशियन कल्प में बांटा गया है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है तथा हाथी के पूर्वज माने जाते हैं। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉलिसिस माने जाते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ तथा लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट लंबा तथा कल्प गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी, जो यूरेशिया के जंगल में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निकासी करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफा से प्राप्त अस्थि अवशेष से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषणों से इसके पूर्व एशिया तक विस्तृत होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लेस्टोसीनियन का लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेष के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस या निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालीन मानव प्रजाति माना जा सकता है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी? तो अनुपस्थित थी, मतलब उपस्थित नहीं थी। वो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। वह उद्गम हुआ है 2 अरब वर्ष पूर्व। 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है?
तो सबसे पुराना जीव इसके अनुसार आप देखेंगे तो नीली हरी शैवाल है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नीली हरी शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैल गई, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। डार्विन द्वारा प्रस्तुत डार्विन द्वारा डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृतिवादी वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? वह स्थित है ओवर प्रोडक्शन पे भी आधारित है, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस एंड वेरिएंट पे भी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तीनों कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। तो उपयुक्त तीनों सही है डार्विनवाद का। देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विन की प्रस्तुत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवन जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्रकृति प्राकृतिक वर्णवाद, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तीनों पर आधारित है। अब देखेंगे हम पुस्तक दी पुस्तक दी और द द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? वह लिखी थी डार्विन ने। कौन सी पुस्तक? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। छठवां क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत। छठवां प्रश्न ये है कि अ, छठवां प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उसने डार्विन ने विकासवाद का प्रतिपादन किया। जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने किसने सुझाया? तो वो थे लैमार्क ने सुझाया। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वह किया था ह्यूगो डी व्रिज ने। उत्परिवर्तन विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को ऑकलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। उनके अनुसार नई जाति स्पीशीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में न होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी स्थायी वंशगति बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्पत्ति लक्षण दिखाई देते हैं उत्परिवर्तन कहलाता है। इन्होंने अपने इन्होंने अपना प्रयोग सांध्या प्रिमरोज पर किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रिज का है। ह्यूगो डी व्रिज का है। अभी विकासवाद का सिद्धांत आप देखेंगे डार्विन का है। फिर एक जीन्स एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? वह की थी बिल एवं टैटमन ने। ऑपरेशन अवधारणा जैकब और मोनोडा की है। 10वां प्रश्न है विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वातावरण विकास का मुख्य कारण है। जैव विकास यानी इवोल्यूशन का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों की अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादी में जीरो रूप तथा एलीन जीनों दोनों में ही आवृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। 11वां प्रश्न है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसीसी
फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्के के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा ये अंग जिसका उपयोग कम होता है वह निष्क्रिय तथा धीरे-धीरे लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। लैमार्क के अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों की टांगों के अभाव को बताया है। 12वां प्रश्न है भारत में भा 12वां प्रश्न भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? चीता। चीता एक बिल्ली की प्रजाति का ही माना जाता है। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं क्रो-मैग्नन मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वातावरण मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिलिस मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। शब्द डेनिसोवन कभी-कभी समाचार माध्यमों से किस प्रकार संबंधित है? एक प्रकार के डायनासोर का जीव नहीं, एक आदि मानव जीव स्पीशीज का है। दूसरा है पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र है और ये है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प है। तो बी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि डेनिसोवा एक आदि मानव प्रजाति है जो यूरेशिया के जंगल में लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफा से प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई है तथा फिर चीन के तिब्बत में एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के अवशेषों से इसके पूर्व एशिया का विस्तार होने की पुष्टि की गई। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत से प्राप्त डेनिसोवर का सबसे बड़ा जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवर के अवशेष के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव माने गए हैं। डेनिसोवर नाम याद रखिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स है, ये एक जो है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स इस वर्ग के प्राणियों के बीच का संयोजक है। तो यह है सरीसृप और पक्षी वर्ग के बारे में है। मैमथ पूर्वज थे, हाथी के पूर्वज मैमथ थे। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? एक मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को तीन कल्पों ट्रायस कल्प 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व और जुरासिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का क्रिटेशियन कल्प 7 करोड़ वर्ष का में बटा है। क्रिटेशियन में डायनासोर पुष्पिश पादप स्तनधारियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप से पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों की विलुप्ति हो गई। डायनासोर कहाँ थे? वो मेसोजोइक युग के
हैं। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है? सही कर्म इसमें कहते हैं सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये जो है सही है। दूसरा सब जो चैप्टर है वो है वर्गीकरण। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गी यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस कैरोलस लीनियस ने कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विनामकरण की एक पद्धति बनाई थी। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जीवों के आधुनिकीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में हीटकर हिटकर ने 1959 में 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतुओं में विभाजित किया। कितने में? 5 में 5 में विभाजित किया। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीव को शामिल किया जाता है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीव व्यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। कौन है? माइकोप्लाज्मा जीव जो होते हैं वो हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीली हली शैवाल भी कहा जाता है। जीवाणु सरल, अतिसूक्ष्म तथा एक कोशिकी घातक जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है प्रकाश संश्लेषी तथा दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषी। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्यतः जीवाणुओं से भिन्न होते हैं, जिनके मिथेनोजोस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेल में पाए जाते हैं। इसका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूदा गांठ में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम तथा सहजीवी प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ में के शामिल हैं। शैवाल पर्णहरितयुक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। इसके वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांश जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है क्लेरोफाइनिस, हरा शैवाल हरे वर्णक के कारण। दूसरा है रोडोफाइनिस, लाल शैवाल लाल वर्णक के कारण। तीसरा है फियोफाइलिस, भूरा शैवाल भूरे वर्णक के कारण उल्लेखित है। ये शैवालों के अध्ययन को फाइक्रोलॉजी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है।
तीसरा है कवक। तीसरा है कवक। कवक पर्णहरित नहीं, पर्णहरिम रहित संवाहन ऊतक सहित थैलोफाइट हैं। ये पर्णपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइको कवक का अध्ययन जो है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। खमीर और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। खमीर खमीर एस्कोमाइसिटी खमीर जो है एस्कोमाइसिटी कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस कुल का सदस्य है। कवक मूल कवकों तथा उच्च कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी सहचर प्रदर्शित करता है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो कवक एवं शैवाल के सहचर से बने होते हैं। पादप जगत इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादों एवं स्वपोषी जीव को शामिल किए गए हैं। उत्पादक स्व स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेफेंथियस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। यह यह प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीट को अपना आहार बनाते हैं। उपभोक्ता परपोषी होते हैं, अर्थात उपभोक्ता कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे जीव से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। विबंधक या अपघटक मृतोजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मरुस्थली या मरुस्थली पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, बायोफिल्स, घीक्वर इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। मेरुदंड पौधे की जड़ प्रायः लंबी होती है जबकि तने छोटे, रूपांतरित तथा कभी-कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा तथा पत्तियों कीटों में परिवर्तन होते रहते हैं। इनके कुछ भाग जल संची अधिक मांस के होते हैं। फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें प्रायः 20 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह पर पहुंच जाती हैं। हाइड्रोफाइट या जलोढ़ पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इसमें बड़े-बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं जो वायु के भरे होते हैं तथा पौधे के तैरने में सहायक होते हैं। लवण मृदोभारी उन पौधे को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिकी अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। उदाहरण आर्किड आदि। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। अदरक, प्रकंद का, आलू, स्तंभकंद का, लहसुन, शल्गकंद का और सूरन या जिमीकंद घनकंद का उदाहरण है। शकरकंद
कानवो लावुलेसी कुल का पौधा है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू, अदरक तने के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह इनका संग्राहक अंग तना है। शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग जड़ है। मटर ल्यूकोमिनस कुल का द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतन पाए जाते हैं। गन्ना ग्रैमीनी या ग्रैमीनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर पर कायिकी प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। लौंग मिटेसिस कुल के साइजिजियम एरो एरोमेटिकस या यूजनीना कैरियोफाइलिट नामक मध्य कंद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थ तथा दन्तशूल निवारक, दन्तशूल मतलब दांत का दर्द इत्यादि से किया जाता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है, जिसे इरिडेसी कुल के कोकरस सेटाइनस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिकी तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सैफ्रोनॉल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधे का वनस्पति नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है, जिसका वास्तविक नाम कुरकुमा लौंगा है। यह जिम्बाम्बेरेसिस कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि, मसाले व रंग कारक के इत्यादि के रूप में किया जाता है। लहसुन, अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। काजू व सिंघाड़े का फल नट कहलाता है। सिंघाड़े का बीज, जबकि लीची का मसाला बीज चोल खाया जाता है। सेब तथा नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा व लौकी का फल पीपो कहलाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होता है, तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सेब, काजू और नाशपाती आदि। घृतकुमारी या एलोवेरा एक औषधि पौधा है। गन्ने तथा कपास नकदी फसल है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे फल से तेल तथा इससे फूल से शराब बनाई जाती है। तो महुआ से क्या बनाया जाता है? महुआ के फल से तेल और उसके फूल से शराब बनाई जाती है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसमें सिनकोया नामक आवृत्ति बीज पौधे की छाल प्राप्त की जाती है। मलेरिया निदान हेतु आर्थियोधर्स नामक पौधे भी औषधि बीज पादप से तैयार किए जाते हैं। एट्रीविन, क्लोरोक्विच इत्यादि औषधि भी मलेरिया निदान हेतु उपयुक्त किया जाता है। सन, पटसन, जूट के तने की रेटिंग से रेशम प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशम से प्राप्त किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लिंक्स रेशम तथा छोटी
छोटी फज रेशम। लिंग रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% प्रतिशत तक होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वाष्प, प्रोटीन, प्रोटोप्लास्ट, खनिज, लवण आदि पाए जाते हैं। पपीते का वनस्पति नाम एरिका पापाया है। इसमें उपस्थित पेपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। इसका पीला रंग में उपस्थित कै इसके पीले रंग में उपस्थित कैरिका कैरिका जेंथिनिया नामक वर्ण वर्ण के कारण होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथ्रोसायनिन नामक वर्णक होता है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे डेंथ्रोफिड हल्दी में तथा चुकंदर में विटानिन वर्णक उपस्थित होते हैं। अफीम के पौधे के वनस्पति नाम पैपावर सेमिनिफेरस है। इसे सामान्यतः ओपियस पापी कहते हैं। इसमें जो है इसमें निस्कापिन, पैपाविन, कोडियन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। मॉर्फिन पौधे के अपरिपक्व फल से प्राप्त की जाती है। लहसुन तथा प्याज की अभिलक्षणी गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने के कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। मिर्च का तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्सिसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। इसका सूत्र C18H27NO3 है। वनस्पति विज्ञान में किसी प्रौढ़ में काली या कलिका होती है, कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। चैप्टर बहुत लंबा है, इस चैप्टर को पढ़ देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न का विश्लेषण, प्रश्न और उत्तर देखेंगे, वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। लेकिन इसका जो नोट्स दिया है ये हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। कार्क ओकन नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वनस्पति नाम क्रोकस सुबर होता है। इस पौधे की उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडस संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल प्राप्त जातियां 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से अधिक कीट में हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडी विधि द्वारा जनन करता है। केकड़ा जो है मेलिकोस्टेरस वर्ग, जबकि बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी एरेक्निड वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोड संघ के एक अकशेरुकी जंतु हैं। टिक तथा माइक वास्तव में मकड़ीवंशी होते हैं, जो कि एरीन गण के अंतर्गत आते हैं। इसके उपांग संधि युक्त तथा शरीर द्विपार्श्वी एवं त्रिपार्श्वी होता है। कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव 6 या 3 जोड़ी में पैर वाले पाए जाते हैं। जुगनू तथा खगोट कीटों का एक परिवार है, जिसमें चमक यानी कि लुसिफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षियों एवं स्तनधारियों की त्वचा पे चुभकर रस चूसने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, जबकि नर मच्छर के मुख उपागम फल फूल का रस चूसने के लिए होते हैं। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र तथा उत्सर्जन मैल्पी घी नलिका के द्वारा होता है।
रेशों के कीटों रे, रेशम के कीटों से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट शहतूत पत्ते पर पनपते हैं। लाख, कैरियर, लेक्का लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी सामाजिक कीट है जो जो फूलों से मकरकंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती मोती वस्तुतः मोलास्का संघ के जीव जीव पिंड पिंक टेडा या पर्ल ओइस्टा प्राप्त किया जाता है। इकाई नूडल्स समुद्र में पाए जाने वाले पंचदयी आर्किक समिति वाले ड्यूटोरोस्टोमी ड्यूटोस्टोमी यूसी लोफेमस यूमेटालोआ होते हैं। इनके इनके शिशु इनके शिशु प्रावस्था में शरीर के समिति द्विपार्श्विक होते हैं। इकाई नोड्स प्रायः अंडज होते हैं किंतु कुछ पिंडज या सजीव परक होते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपस जो होता है वो सीफेलोपोडा वर्ग का एक मृदुकवची जंतु होता है जिससे जिससे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल विशाल स्क्यूडस तथा कोलोसस स्क्यूडस सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। पोलो पोलोकस स्क्यूडस की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी होते। असमतापी अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर और सरीसृप आते हैं। रात्रिचर जंतु दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण एवं घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं। ये एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं किंतु कुछ जंतुओं के नाम पर मछलियों के नाम से मिलते-जुलते हैं परंतु ये वास्तव में मछलियां नहीं है। जैसे जेलीफिश, सितारा मछली, स्टार फिश, रजत मिनी या सिल्वर फिश, कटल फिश, एग फिश, डेविल फिश और क्रेसियस आदि। कुछ वास्तविक मछलियां हैं फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइन फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश और कैटफिश जो है ये मछलियां हैं। डॉगफिश डॉगफिश स्कोलियोडन डॉगफिश इसको स्कोलियोडोनस भी कहते हैं जो कि एक उपस्थित मिनी फिश है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैटस को कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्तियम मिनी है। मछली यानी मत्स्य के श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों के नीचे की केवल ऊपरी परत ही जमती है जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में विद्यमान होता है। इसलिए मच्छियों तथा उन अन्य जलीय प्राणी झीलों व नदियों के नीचे जीवित रह सकते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों के लिए उपयुक्त होता है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सरीसृप इत्यादि जंतु को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं जबकि कुछ प्रजातियां जैसे कैरट, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों के ऊपर जबड़े में मैक्सिलरी हड्डी में 1 से 3 जोड़ी यानी प्रायः एक जोड़ी बड़े
बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदांत तालु तालु के मुख्य ग्राहिका गुहिका से उभरे होते हैं। यह मैक्सिली दंत जीभ दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विषग्रंथियों से संबंधित होते हैं। विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समंग होती हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र निवक्र के विशेष संरचना या काय प्रणाली के कारण होता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है जिसकी लंबाई लगभग 35 मीटर, वजन 180 मीट्रिक टन से अधिक होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई अनुपात 50 से 55 फीट और वजन 30 से 35 टन होता है। समुद्री शेर, चील या फोका, वालरस वालरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तरीय होते हैं, जिसमें डॉल्फिन सीटेसिया गण जबकि अन्य तीन कार्निवोरस गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु होता है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय यानी सी गौ एक विशाल शाकाहारी जल स्तरीय स्तनधारी जीव है। एकिडना एवं प्लेटिसस एकमात्र अंडा देने वाले स्तनधारी जीव हैं। नीली गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी प्राणी जगत में होमियोनिडीया महापरिवार के सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। हीन कप ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन। महाकपी महाकपि बड़े आकार के मानवनुप कपि होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान तथा मनुष्य। लंगूर कपि वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होते हैं। वर्तमान मानव मतलब कि बुद्धि में सर्वोत्तम जंतु है, किंतु चिंपैंजी जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिकी मुद्राओं तथा भावनाओं से अभिव्यक्ति इत्यादियों की क्षमता होती है। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इस तरह से हम इस वीडियो में अपना जो जीव जगत से रिलेटेड जो अपना नोट्स दिया था पूर्वालोकन में, उसको कंप्लीट कर लिए हैं, वर्गीकी में कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो साइंस की पूर्वालोकन चल रही है उसका वो थर्ड वीडियो होगा। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है केवल एग्जाम, और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।